नमस्कार। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 का चैंपियन में आज तमाम खबरें हैं और उन्हीं सारी चुनावी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज बात करेंगे कांग्रेस के जीत के दावे की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया है कि पार्टी को 4 जून को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। बात होगी पीएम मोदी के ध्यान की। मोदी मौन लगाकर ध्यान में लीन हो गए, लेकिन विपक्षी पार्टी इस चीज़ से बहुत बेचैन है। हो हल्ला जो सियासी है वो जारी है, उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे प्रधानमंत्री के प्लान 125 की भी। आखिर ये प्लान क्या है, इसको सुनने के बाद विपक्ष क्यों बेचैन होकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा है। बात आखिरी चरण में चुनाव की भी करेंगे कि कहां पर किसका पलड़ा भारी है और कहां पर कौन किसे टक्कर देने वाला है। बात उसके साथ मौसम की भी होगी कि क्या गर्मी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा चुनाव में वोट करने में दिक्कत तो नहीं होगी। चर्चा होगी चुनावी मौसम में कार्यकर्ता और अधिकारियों के खाने पीने के इंतजाम की, क्योंकि उसे लेकर काफ़ी कुछ उन्हें तकलीफ सहने की बात आती है। तो एक अनोखी पहल हुई है, उस पहल से उन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है वो भी जानेंगे। और बात करेंगे दिल्ली में पानी पर मचे सियासी तकरार की भी। गर्मी है, पानी की किल्लत है, सुबह सुबह टैंकरों की तस्वीर आजकल आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा। उसे लेकर अब सियासत किस तरह और किस रुख से आगे बढ़ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की ताज़ा खबर ये है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन ने बैठक का ऐलान पहले किया था। अब खबर यह है कि बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है। कल 6 बजे तक सारी पोलिंग हो जाएगी और उसके बाद एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक है और दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी बैठक करेगी, ताकि आगे की रणनीति पूरा एक एनालिसिस कर पाएंगे। वो देख पाएंगे कि भाई इतने दिनों में जो 7 चरणों में जो चुनाव हुए उसमें क्या रहा पार्टी का, आगे क्या करना चाहिए, किस तरह की हर तरह की चीज़ों के लिए प्लस और माइनस देखकर वो काम करना चाहेंगे। हमारे पास जो जानकारी पहुंच रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने की अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो 3 बजे के बाद बुलाई गई है। मतलब मान के चलिए कि तब तक जो वोट डालने का प्रोसेस है वो लगभग ख़त्म होने की तरफ आ चुका होगा। और जो एनडीए है, बीजेपी है, उसने रात में बैठक बुलाई है, यानी कि 6 बजे तक जब पूरी पोलिंग हो जाएगी तो उसके बाद जाकर उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में एक तरह से रणनीति और आगे के सारे जो संभावनाएं हैं उस पर चर्चा होगी। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि कल शाम तक प्रधानमंत्री मोदी का मौन व्रत वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जो ध्यान वो लगा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शायद वो भी पार्टी में जब बैठक होगी तो उसमें लौट कर आएंगे और वो भी उसमें शरीक होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे। और दोनों ही तरफ से दोनों ही पक्ष जो हैं अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए, अपनी अपनी बात बनाने के लिए इसमें पूरी तरह से जुटेंगे। सिर्फ ये है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। और जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक स्टालिन ने भी इस बैठक से किनारा किया हुआ है। वैसे खबर ये भी थी कि अखिलेश यादव को ये एक तरह से अघोषित जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें मना के और उन्हें जिस भी तरह हो इसमें लाया जाए, ताकि एक तरह से ये विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी हो। आपको याद होगा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो केजरीवाल के बहाने ही सही जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में रैली कर रहे थे। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी उस टाइम पर उसे कहा जा रहा था, वही चीज़ आज भी है। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा अपडेट थी जो मैंने आपको अभी बताई। लेकिन पहले देखते हैं कि नतीजों से पहले कांग्रेस ने अपने लिए क्या नतीजा निकाला है, उसे कितने सीट मिलने की उम्मीद है वो जानते हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेस का इम्प्रूव होगा ना, कर्नाटक में इम्प्रूव होगा कांग्रेस का, महाराष्ट्र में बढ़त है। जब हर जगह हमारी बढ़त है, राजस्थान में बढ़त है, छत्तीसगढ़ में हमको बराबरी के सीट मिलने का है, मध्य प्रदेश में हमको 2 थे 1 बढ़ेंगे, वहाँ पर भी कम तो नहीं होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देश की सभी राज्यों में कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। इसके उलट बीजेपी और उनके साथी दलों का कहना है कि कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंडी गठबंधन के घटक दल, इस बात का एहसास आपको हो गया है कि हमारी हार सुनिश्चित है। हालात यह है कि जहां अगर चुनाव जीतने की भी संभावना है
तो मिठाई बनाने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं तो कह रहा है कि फुल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये चुनाव हार जाएंगे तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा, मेरा मेहनत भी डूब जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जुगाड़ का जमघट इनको जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचाएगा और 24 के चुनाव में चारों खाने चित होंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि उन्होंने 72 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी से सीधे 272 सवाल पूछे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। 72 दिन 272 सवाल, 0 जवाब, भाग मोदी भाग। 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, जबकि जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपका पीएम कौन होगा तो इस पर न तो कांग्रेस साफ साफ बोल पा रही है और न ही सहयोगी दल। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। हम लोग के इंडिया तो अभी भी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा मैडम, 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा। आप लोगों का देखिएगा पूरा देश भर में लोग पलट गया है, देश के लोग पलट गया है, सरकार बन जाएगी। 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। इंडिया गठबंधन चुनाव के आखिरी चरण में सीटों को लेकर बयान दे रही है। इसके पहले वो चुनावी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ जनता को ये बता रही थी कि एनडीए और बीजेपी को कितने सीटें मिलने वाली हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किस गठबंधन के दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में हैं और वो ध्यान लगाए हुए हैं, वहाँ पर वो अपनी साधना कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो उनको बेहतर लग रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मौन पर विपक्ष में शोर मचा हुआ है, एक खलबली मची हुई है। आखिर किस बात की तकलीफ है, आखिर क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि वो बेचैन है और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी उसके विपक्ष की तरफ से लगातार शोर मच रहा है और आवाज आ रही है। हमारी ये रिपोर्ट आपको बेहतर तरीके से समझाएगी। कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल। लहरों के बीच अजीब सा सुकून और इस शांति के बीच भगवा धोती कुर्ता पहने पीएम मोदी साधना में लीन। कल होने वाले चुनाव के आखिरी चरण से पहले देश के दक्षिणी छोर पर समंदर के बीच पीएम मोदी साधना में डूबे हुए हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में हैं और उधर विपक्षी दलों में घमासान मचा हुआ है। कोई इसे चुनावी स्टंट बता रहा है तो कोई कह रहा है कि मोदी जी को ध्यान लगाना है तो घर में ध्यान लगा देते। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कह रहे हैं कि मोदी के ध्यान कार्यक्रम की वजह से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस हो 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। आरजेडी के नेता भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस ध्यान पर तंज कस रहे हैं। आरजेडी नेता का कहना है कि अगर ध्यान लगाना ही था तो कैमरा ले जाने की क्या जरूरत है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न कर, मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए
कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाया। उनका कहना है कि हार और हताशा की वजह से इंडी गठबंधन पीएम की ध्यान यात्रा पर सवाल उठा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री का मेडिटेशन और विपक्ष का ये संपूर्ण फ्रस्ट्रेशन, और किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए अब सनातन विरोध में जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर को बेकार बोला, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रची, अब वो लोग चाहते कि कोई हिंदू सनातनी ध्यान भी ना करे, तपस्या भी ना करे, साधना भी ना करे, मतलब ऐसा फतवा जारी कर देंगे। पीएम मोदी 45 घंटों के ध्यान में है, लिहाजा उनकी मौन से विपक्ष बेचैन है, लगातार तंज कस रहा है। पीएम के कन्याकुमारी जाने से पहले विपक्षी लगातार उनकी इस यात्रा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। पीएम की इस यात्रा को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, लेकिन आचार संहिता के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा किसी भी नजर से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। पीएम जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं, वहां कभी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस शिला पर बैठकर कभी स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। पूरे देश का भ्रमण कर स्वामी विवेकानंद इसी स्थान पर पहुंचे थे और कहते हैं कि शिला पर 3 दिन तक साधना करने के बाद उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था और यही सपना प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा है। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। मन में विकसित भारत का सपना और 400 पार की नीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगी। यानी लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा और जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना भी पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपने 2 महीने लंबे चुनावी अभियान पूरा होने के बाद कल शाम 45 घंटे लंबा मेडिटेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवती अम्बर मंदिर पहुंचे। धोती और सफेद शॉल पहने पीएम मोदी ने मंदिर में प्रार्थना की, गर्भगृह की परिक्रमा की, पूजन दर्शन किए और जिसके बाद ध्यान मंडपम में शुरू हुई उनकी साधना। पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का ये कोई पहला मौका नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद भी पीएम मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब वो केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने बैठे थे और जिस पर आज भी सियासत होती रहती है। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि विपक्ष को कैसे जवाब देना है और इसलिए भले ही पीएम की साधना को लेकर विपक्षी हमलावर हो, लेकिन इन्हीं तीखे तीरों के बीच पीएम मोदी एक बार फिर निकल पड़े हैं भक्ति और शक्ति वाली यात्रा पर। तो इन सब के बीच मोदी की 400 वाली साधना पर भी सबकी निगाहें हैं और इंतजार है 4 जून का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कल 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी और जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जुटाए हुए डाटे के आधार पर हमारा एग्जिट पोल। ये टेलीविजन के न्यूज़ के इतिहास में पहली बार होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर एक तैयारी होगी, कुछ संख्या जुटाए जाएंगे, लोगों की राय जानी जाएगी और उसके बाद कुछ नतीजे निकालेंगे अनुमान के तौर पर कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो क्या होंगे। उसका अनुमान कल 5 बजे शाम के बाद लगातार आप हमारे साथ इंडिया डेली लाइव पर देख पाएंगे। तो आपको लगातार देखना है इंडिया डेली लाइव
उससे पहले अब आपको बताएं कि कल आखिरी चरण की जो वोटिंग होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी भी है और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सीट भी कल ही वोट डाले जाएंगे। दोनों ही सीटों पर पार्टियां ये चाह रही हैं कि जीत का जो अंतर है वो और बड़ा हो और एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए। लेकिन देश की नज़रें सिर्फ इन 2 सीटों पर नहीं बल्कि कुल 57 सीटों पर है। कल ही पंजाब के सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में भी 13 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और बिहार की 8 सीट भी अभी बची हुई है जिस पर कल वोटिंग होगी। इन सब के जब नतीजे आएंगे तभी तय होगा कि 4 तारीख को किसका परचम लहराने वाला है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होने हैं। आखिरी चरण में 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के सारे नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान में जाने से पहले अपने काशी के मतदाताओं के नाम संदेश भी भिजवाया। अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो, ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होने हैं। बीजेपी के लिए ये 13 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। पंजाब की सीटों पर कब्जा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की लड़ाई हार जीत की लड़ाई कहीं से नहीं है। लड़ने वालों को भी पता है कि उनका हश्र क्या होना है। वो 2014 भी देख चुके हैं, वो 2019 भी देख चुके हैं, 24 का भी परिणाम उनको पता है। लेकिन चूंकि विपक्ष है, चूंकि उनको अपने आप को समाज में जिंदा रखना है, दुनिया को अपना चेहरा दिखाते रहना है। बिहार में 8 सीटों पर 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होना है। 8 में से 3 सीटें काराकाट, बक्सर और जहानाबाद में त्रिकोणीय लड़ाई है। बाकी 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई है। आखिरी चरण में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने उनको भव्य राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। ऐसे में करोड़ों राम भक्त का साथ क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री के साथ होगा। ऐसे में जो लोग सनातन को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता कभी उनका साथ देगी। ऐसे में पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, बड़ी बहुमत के साथ लक्ष्य को पूरा करते हुए मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे कई मौके आए जब तनातनी का माहौल दिखा। कभी तंज का दौर चला तो कभी चेतावनी का। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई। मतदान 19 अप्रैल को हुआ। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का 13 मई, पांचवें चरण का 20 मई, 7वें और अंतिम चरण का मतदान अब 1 जून को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चुनावी गर्मी के बीच दिल्ली में पानी पर सियासत अपने चरम पर पहुंच गया है। पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और दिल्ली में सड़कों पर नेता और आम जनता भी उतर आई है। उनके अपने दुखड़े हैं जो वो अपना गा के बता रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे के सिर पर डाल रहे हैं।
पूरा देश भीषण गर्मी से झुलस रहा है। अधिकतम तापमान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सबसे अफसोसनाक है अब लोगों की मौत का सिलसिला। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ साथ अब पानी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या है। उधर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इसके लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि मात्र 1 महीने के लिए, जब तक ये हीट वेव चलने वाली है, जब तक दिल्ली में मॉनसून नहीं आ जाता, तो दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा पानी जरूर है। देश भर से लोग काम की तलाश में, बेहतर सुविधाओं के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की इस राजधानी में अगर लोग परेशान हैं, तो हम इस समय गंदी राजनीति ना करें, हम इस समय घटिया राजनीति ना करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे दिल्ली वालों को इस मुश्किल परिस्थिति में कुछ आसानी मिले। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को इसका इंतजाम पहले से ही करके रखना चाहिए था। एक बात जो उनको जानबूझ के उनके ज़बान पे नहीं आई, वो आई जल संकट की। दुनिया भर की उन्होंने बातें कही, लेकिन कहीं पे भी वो जिक्र नहीं किया उस जल संकट का, पानी की किल्लत का, जिसके वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। टैंकर माफिया पूरी तरह से उसका दबदबा है और हम देख रहे हैं कितनी आपराधिक लापरवाही की वजह से दिल्ली की जनता का ये हाल हुआ है। अरे पानी तो आप माफ तभी देंगे जब पानी होगा। कई इलाकों में लोगों को पानी के टैंकरों के पीछे बाल्टी और पाइप लेकर दौड़ते देखा जा सकता है। पानी का टैंकर देखते ही लोग उस पर झपट पड़ते हैं, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। संकट इतना बड़ा है कि गुरुवार को दिल्ली सरकार को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। इसके अलावा पानी की बर्बादी पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। गीता कॉलोनी के एक स्थानीय निवासी ने जल संकट पर बात करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे तो पानी मिलता ही नहीं है भैया। कभी कभी आती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीना में आती हूँ, वो भी नहीं मिलता पानी। बताओ क्या करें। तो एक ही टैंकर आता है यहाँ पे। अब क्या पता एक आता, मेरे को तो पता नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के विवेकानंद कैंप का भी है, जहाँ लोगों को पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।